अध्याय 19 उत्तर पश्चिमी सीमा नीति मंगोल आक्रमण। श्रेणी 1 भारत की वैज्ञानिक सीमा और प्रारंभिक चुनौतियां। प्रश्न 1 मध्य युग में भारत पर आक्रमण मुख्यतः किस दिशा से संभव थे? उत्तर मध्य युग में भारत पर आक्रमण केवल उत्तर पश्चिमी कोने से ही संभव थे। प्रश्न 2 आक्रमणकारियों के लिए पूर्वी हिमालय और आसाम की पहाड़ियों को पार करना क्यों असंभव था? उत्तर क्योंकि उस काल में आक्रमणकारी सेनाओं के पास इन दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों को पार करने के लिए आवश्यक संसाधन और तकनीक नहीं थी। प्रश्न 3 भारत की वैज्ञानिक सीमा किसे कहा गया है? उत्तर काबुल, गजनी और कंधार को मिलाने वाली रेखा जिसके पार्श्व में हिंदुकुश पर्वत स्थित है को भारत की वैज्ञानिक सीमा कहा गया है। प्रश्न 4 इस वैज्ञानिक सीमा पर नियंत्रण रखना क्यों आवश्यक था? उत्तर क्योंकि यह प्रदेश पंजाब की उपजाऊ घाटियों में आने वाले मार्गों की नाकेबंदी करता था और इस पर नियंत्रण के बिना सीमा की सफलतापूर्वक रक्षा नहीं की जा सकती थी। प्रश्न 5 खोखर जैसी जातियों ने उत्तर पश्चिमी सीमा की रक्षा में क्या समस्या उत्पन्न की? उत्तर नमक की पहाड़ियों में बसने वाली खोखर जैसी युद्धप्रिय जातियां मध्य पंजाब में लूट मार करती थीं, जिससे सीमा रक्षा की समस्या और भी जटिल हो गई थी। प्रश्न 6 गजनवी वंश के सुल्तानों को सीमा रक्षा में विशेष कठिनाई क्यों नहीं हुई? उत्तर क्योंकि काबुल, गजनी तथा कंधार यानी वैज्ञानिक सीमा उनके अधिकार में थे। प्रश्न 7 कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत की वैज्ञानिक सीमा तक पहुंचने का क्या प्रयत्न किया और उसका क्या परिणाम हुआ? उत्तर ऐबक ने 1208 ईस्वी में गजनी पर अधिकार करने का प्रयत्न किया, किंतु वह असफल रहा और उसे गजनी छोड़ना पड़ा। प्रश्न 8 ऐबक की असफलता के बाद दिल्ली सल्तनत के लिए कौन सा नया खतरा उत्पन्न हुआ था? उत्तर ख्वारिज्म के शाह ने गजनी पर अधिकार कर लिया, जिससे दिल्ली सल्तनत की सीमाएं एक शक्तिशाली साम्राज्य से जुड़ गईं और सीधा खतरा उत्पन्न हो गया था। श्रेणी 2 इल्तुतमिश और चंगेज खां का सामना। प्रश्न 9 चंगेज खां कौन था? उत्तर चंगेज खां मंगोलों का महान नेता था। प्रश्न 10 चंगेज खां भारत की सीमाओं तक कैसे पहुंचा? उत्तर उसने ख्वारिज्म साम्राज्य को नष्ट कर दिया और उसके उत्तराधिकारी जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा करते हुए वह सिंधु नदी के तट तक पहुंच गया। प्रश्न 11 जलालुद्दीन मंगबरनी कौन था और वह भारत क्यों भागा? उत्तर वह ख्वारिज्म के शासक अलाउद्दीन मुहम्मद का उत्तराधिकारी था और चंगेज खां के भय से गजनी छोड़कर भारत की ओर भाग गया। प्रश्न 12 सिंधु नदी के तट पर मंगबरनी के साथ क्या हुआ? उत्तर मंगोलों ने उसे घेर लिया, युद्ध में पराजित किया और उसे अपनी जान बचाने के लिए घोड़े सहित नदी में कूदकर भागना पड़ा। प्रश्न 13 इल्तुतमिश ने मंगोलों के सीधे आक्रमण से दिल्ली सल्तनत को कैसे बचाया? उत्तर इल्तुतमिश ने भगोड़े राजकुमार मंगबरनी को शरण न देने की बुद्धिमत्तापूर्ण नीति अपनाई, जिससे मंगोलों को आक्रमण करने का कोई बहाना नहीं मिला। प्रश्न 15 चंगेज खां ने भारत पर आक्रमण क्यों नहीं किया? उत्तर क्योंकि इल्तुतमिश ने मंगबरनी को शरण न देकर एक तरह का समझौता कर लिया था और मंगोल नेता को उत्तेजित नहीं करना चाहता था। प्रश्न 16 चंगेज खां भारत से कब और किस मार्ग से वापस लौटा? उत्तर वह 1222 ईस्वी के शीतकाल में हिंदुकुश पर्वत से होकर अपने देश लौट गया। श्रेणी 3 मंगबरनी के प्रवास का परिणाम और रजिया की नीति। प्रश्न 16 शरण मांगने पर इल्तुतमिश ने मंगबरनी के दूत को क्या उत्तर दिया? उत्तर
इल्तुतमिश ने यह कहकर शरण देने से इनकार कर दिया कि दिल्ली की जलवायु आपके अनुकूल नहीं पड़ेगी। प्रश्न 17। भारत में मंगबर्नी ने किससे मित्रता की? उत्तर, उसने खोखर सरदार से मित्रता की और उसकी पुत्री से विवाह कर लिया। प्रश्न 18। मंगबर्नी ने भारत में किस शासक के राज्य पर आक्रमण किया? उत्तर, उसने खोखर सेना की सहायता से नासिरुद्दीन कुबेचा के राज्य पर आक्रमण किया और उसे मुल्तान की ओर भगा दिया। प्रश्न 19। मंगबर्नी ने भारत कब छोड़ा? उत्तर, 1224 ईस्वी में एक अन्य मंगोल सेना के आने पर वह मकरान के मार्ग से इराक चला गया। प्रश्न 20। मंगबर्नी के भारत में रुकने का दिल्ली सल्तनत पर क्या अप्रत्यक्ष लाभ हुआ? उत्तर, मंगोलों की प्रगति ने कुबेचा की शक्ति को कुचल दिया, जिससे इल्तुतमिश को मुल्तान और उच सहित उसके पूरे राज्य को दिल्ली सल्तनत में मिलाने का अवसर मिल गया। प्रश्न 21। सुल्ताना रजिया ने मंगोलों के प्रति कौन सी नीति अपनाई? उत्तर, रजिया ने मंगोलों के विरुद्ध किसी भी गुट में शामिल होने से इनकार करते हुए मित्रतापूर्ण तटस्थता की नीति अपनाई ताकि मंगोलों से शत्रुता न हो। श्रेणी 4। मंगोलों का बढ़ता प्रभाव और बलबन की सीमा नीति। प्रश्न 22। 1241 ईस्वी में मंगोलों ने पहली बार किस बड़े भारतीय शहर पर कब्जा किया और उसे नष्ट कर दिया? उत्तर, बहादुर ताइर के नेतृत्व में मंगोलों ने पहली बार लाहौर पर कब्जा किया और उसे भूमिसात कर दिया। प्रश्न 23। लाहौर पर कब्जे के बाद सल्तनत और मंगोल प्रभाव क्षेत्र के बीच व्यावहारिक सीमा कौन सी नदी बन गई? उत्तर, रावी नदी। प्रश्न 24। सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद के समय दिल्ली दरबार और मंगोलों के बीच क्या राजनयिक संबंध स्थापित हुआ? उत्तर, सुल्तान नासिरुद्दीन और मंगोल नेता हुलागु ने एक दूसरे के दरबार में अपने राजदूत भेजे। प्रश्न 25। सुल्तान बलबन ने उत्तर पश्चिमी सीमा की रक्षा के लिए क्या ठोस कदम उठाए? उत्तर, उसने सीमा पर दुर्गों की एक श्रृंखला यानी चेन बनवाई, वहां अनुभवी पठान सैनिक नियुक्त किए, सीमा रक्षा के लिए एक अलग सेना रखी और सीमांत प्रांतों का प्रबंधन अपने पुत्रों को सौंपा। प्रश्न 26। बलबन ने सीमांत प्रांतों की जिम्मेदारी किन दो पुत्रों को सौंपी थी? उत्तर, उसने मुल्तान, सिंध और दीपालपुर अपने बड़े पुत्र शहजादा मुहम्मद को और सुनाम और समाना अपने दूसरे पुत्र बुघरा खां को सौंपे। प्रश्न 27। मंगोलों से युद्ध करते हुए बलबन के किस पुत्र की मृत्यु हुई? उत्तर, 1286 ईस्वी में तैमूर खां के नेतृत्व में हुए आक्रमण का मुकाबला करते हुए उसके पुत्र शहजादा मुहम्मद की मृत्यु हो गई। प्रश्न 28। मंगोल आक्रमण के भय का बलबन की विस्तारवादी नीति पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर, मंगोलों के भय के कारण बलबन को देश के अन्य स्वतंत्र राज्यों को जीतने का विचार त्यागना पड़ा और वह अपनी पूरी शक्ति सीमा रक्षा में लगाता रहा। श्रेणी 5। खलजी वंश और मंगोल आक्रमणों का चरम। प्रश्न 29। गुलाम वंश के बाद मंगोलों की आक्रमण नीति में क्या बड़ा बदलाव आया? उत्तर, पहले उनका उद्देश्य लूटमार या सीमावर्ती क्षेत्रों पर कब्जा करना था, लेकिन अब वे सीधे दिल्ली को जीतने का प्रयत्न करने लगे थे। प्रश्न 30। नए मुसलमान किन्हें कहा जाता था? उत्तर, जलालुद्दीन खलजी के शासनकाल में दिल्ली में बसने वाले मंगोलों को, जिन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया था, उन्हें नए मुसलमान कहा जाता था। प्रश्न 32। अलाउद्दीन खलजी के किस सेनापति ने मंगोलों के विरुद्ध वीरतापूर्ण युद्ध किया और मारा गया? उत्तर, जफर खां। प्रश्न 33। अलाउद्दीन के समय दिल्ली पर सबसे खतरनाक मंगोल घेराबंदी कब और किसके नेतृत्व में हुई थी? उत्तर, 1303 ईस्वी में तरगी के नेतृत्व में 1,20,000 मंगोल सैनिकों ने दिल्ली को घेर लिया था। प्रश्न 34। अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोल आक्रमणों से निपटने के लिए क्या उपाय किए? उत्तर,
उसने पुराने किलों की मरम्मत कराई, नए बनवाए, एक विशाल स्थायी सेना रखी और अनुभवी योद्धा गाजी मलिक को सीमा रक्षक यानी वार्डन ऑफ द मार्चेस नियुक्त किया। श्रेणी 6 तुगलक वंश और परवर्ती आक्रमण। प्रश्न 35 मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में किस मंगोल नेता ने बदायूं तक आक्रमण किया? उत्तर तरमासिरी ने। प्रश्न 36 किस तुगलक सुल्तान का शासनकाल मंगोल आक्रमणों से पूरी तरह मुक्त रहा? उत्तर फिरोज तुगलक का शासनकाल। प्रश्न 37 तिमूर कौन था और उसकी राजधानी कहां थी? उत्तर तिमूर एक महान तुर्की योद्धा था जिसने समरकंद को अपनी राजधानी बनाकर एक शक्तिशाली साम्राज्य स्थापित किया था। प्रश्न 38 तिमूर का आक्रमण पहले के मंगोल आक्रमणों से किस प्रकार अधिक विनाशकारी था? उत्तर तिमूर ने एक ही हमले में देश को जितना कष्ट और विनाश पहुंचाया उतना किसी अन्य आक्रमणकारी ने नहीं पहुंचाया था। श्रेणी 7 मंगोल आक्रमणों का समग्र प्रभाव और विश्लेषण। प्रश्न 38 मंगोल आक्रमणों के भय ने दिल्ली के सुल्तानों के शासन को कैसा बना दिया? उत्तर इस भय ने उनके शासन को अत्यधिक निरंकुशतापूर्ण और सैनिकवादी बना दिया। प्रश्न 39 दिल्ली सल्तनत की आर्थिक नीति पर मंगोल आक्रमणों का क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर सुल्तानों को अपना अधिकांश राजस्व एक विशाल सेना के रखरखाव और सैनिक तैयारियों पर खर्च करना पड़ता था। प्रश्न 41 कौन सा सुल्तान एकमात्र ऐसा था जो सीमा रक्षा और साम्राज्य विस्तार की दोहरी नीति को सफलतापूर्वक अपना सका? उत्तर अलाउद्दीन खलजी। प्रश्न 42 मोहम्मद तुगलक ने जब अलाउद्दीन की दोहरी नीति का अनुसरण करने का प्रयास किया तो उसका क्या परिणाम हुआ? उत्तर उसे विनाशकारी असफलता का सामना करना पड़ा। प्रश्न 43 लेखक के अनुसार यदि मंगोल भारत विजय में सफल हो जाते तो भारत का इतिहास कैसा होता? उत्तर लेखक के अनुसार सल्तनत का अंत हो जाता और बौद्ध धर्मावलंबी मंगोल संभवतः यूनानी शक और हूणों की तरह हिंदू समाज में विलीन हो जाते, जिससे भारत कई सामाजिक और राजनीतिक उलझनों से बच जाता। थैंक यू। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन एकदम से मिल जाए।